इस वीडियो में आपके द्वारा पूछे गए हमारे ऑफिशियल अकाउंट्स पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, जहाँ पे भी आपने हमसे सवाल पूछे हैं वो सारे हमने कलेक्ट किए हैं। इसमें सबसे ऊपर 8 सवाल आप देख रहे होंगे, लेकिन 8 सवाल से कहीं ज़्यादा हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। इस वीडियो को बनाने में आप ये देख लो पूरा दिन, लगभग पूरा दिन लगा है और अलग अलग जगह से हमने सोर्स से न्यूज निकाली है। तो अभी इस वीडियो में जो भी करंट अपडेट है, करंट जो टॉपिक है, आप लोग हमसे सवाल जिसके पूछ रहे हो, आप लोग पूछ रहे हो या फिर आप लोग पूछोगे, वो सब सवाल हमने इसमें डिस्कस करे हैं। और कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि जिनका कोई सोर्स ही नहीं है, कहीं कोई अपडेट ही नहीं है, ऐसे में वो सवाल तो क्या ही उनके आंसर हम इसमें बताएंगे। लेकिन जितने सवाल हमें पता चलती रहेगी, हमें याद आते रहेंगे, वो भी इसी वीडियो में डिस्कस हम कर लेंगे। सबसे पहले ई श्रम स्कीम के बारे में हम पता करते हैं कि एक्चुअल में क्या चीज़ है ये। थोड़ा सा इसमें 5 मिनट हम आपके लेंगे। ई श्रम को जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जो करंट लेटेस्ट टॉपिक हैं, जिस भी न्यूज़पेपर से वो हैं, वो हमने यहाँ पे ला के रखे हैं। अब वो पिछले महीने मतलब दिसंबर में लास्ट 15 दिन की वो अपडेट हो सकती है। जैसे ये न्यूज़ एबीपी लाइव से ली गई है, 2 दिन पुरानी न्यूज़ है, ठीक है। तो इसमें है भाई ई श्रम योजना क्या है। अब एबीपी लाइव कहता क्या है वो देख लेते हैं। कोरोना महामारी के बाद देश में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की पहचान कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने ई श्रम पोर्टल बनाया है। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले मजदूरों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसके प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम श्रम योगी मानधन योजना का मजदूर ले सकेंगे। राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में हुए हैं, जो पहले नंबर पे चल रहा है। ये थोड़ी पुरानी अपडेट है, लगभग ये जो न्यूज है ये आज तक ने न्यूज डाली थी और हमारे हिसाब से ये न्यूज होगी आपकी 20 दिसंबर के आसपास की, क्योंकि लास्ट में 22-23 के आसपास यहाँ पे बता रखा है इतने करोड़, मतलब 4.47 करोड़, लेकिन 16 करोड़ पार कर चुके थे। 16 नहीं, 14 करोड़ पार कर चुके थे। और फिलहाल आज आप इस वीडियो को देख रखे हो, लेकिन 31 दिसंबर तक ये 17 करोड़ पार कर चुके हैं जो ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश आप इसमें देख सकते हो पहले नंबर पर है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा ई श्रम कार्ड जो बन रहे हैं बेरोजगारी मजदूर व असंगठित मजदूर के लिए जो बनने हैं, वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बनाए जा रहे हैं। अब एक सवाल है कि कौन बनवा सकता है ई श्रमिक कार्ड। लाइव हिंदुस्तान से लिया है, अगर आप इसे सर्च करोगे तो सबसे ऊपर दिखाएगा, ठीक है। अब इसमें बता रखा है कि ट्यूटर मतलब जो ट्यूशन पढ़ाता है वो बनवा सकता है। घर का नौकर या नौकरानी, खाना बनाने वाली बाई कुक, मतलब आपके घर में अगर कोई लेडीज खाना बनाने के लिए आती है या बर्तन साफ करने के लिए आती है और उसको आप मजदूरी देते हो डेली बेसिस पे, या फिर एक महीने की सैलरी बांध के कि भाई 3,000 रुपये महीने की देंगे, इस तरीके से। अगर लॉकडाउन लग जाता है तो भाई उसको तो आप नहीं बुलाओगे ना घर पे, वो तो नहीं आएगी, तो उसको सरकार ध्यान रखेगी। ऐसे ही ट्यूटर है कि बच्चों को कोई क्यों भेजेगा आपके पास अगर कोरोना हो गया ज़्यादा या फिर कुछ इस टाइप से लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो ट्यूटर जो है उनका जो आजीविका है किस तरीके से चलेगी, तो इन सब का ध्यान रखने के लिए ये चीज़ शुरू करी गई है। घर का नौकर नौकरानी, काम वाली बाई, खाना बनाने वाली कुक, सफाई कर्मचारी, गार्ड, ब्यूटी पार्लर की वर्कर, नाई, मोची, दर्जी, बढ़ई। अब भाई ऐसा है कि बहुत से बच्चों ने फॉर्म भरवा लिया है। मान के चलो कोई बच्चा 16 साल से 59 साल तक के भर सकते हैं इस फॉर्म को। मान के चलो कोई बच्चा है 20 साल का, उसने फॉर्म भर लिया है तो, और वो पढ़ रहा है कॉलेज स्कूल में भी पढ़ रहा है, तो भाई उसका भरने का मतलब ही क्या रह जाता है, मजदूर थोड़ा ना है वो। तो ऐसे भरना सही नहीं है, ठीक है। इसमें अगर आपने फॉर्म भरवा लिया है तो आपके पास 2 वो आए होंगे। मान के चलो एक पेज आपको दिया है ना कैफे वाले ने, तो उस पे 2 पेज हैं इस तरीके से, जैसे आधार कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड। बैक साइड में ऊपर की तरफ दूसरी या पहली लाइन देखना, इसमें से कुछ उसने लगा रखा होगा कि भाई चाय वाला है ये, या भेल वाला है, चाट वाला ठेला लगाता है, पेंटर है, इस टाइप से, ठीक है। ये चीज, ये जो है ये वेबसाइट है, इस पे सबसे पहले यहाँ पे ये देखो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक हियर। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई एनसीओ कोड्स हैव बीन चेंज्ड, 25 नवंबर को चेंज हो चुके हैं। प्लीज क्लियर द कैश ऑफ योर ब्राउजर एंड डाउनलोड द न्यू एनसीओ कोड पीडीएफ फाइल। मतलब पुराने जो कोड है वो चेंज हो चुके हैं और जो कैश मेमोरी पड़ी हुई है आपके ब्राउजर में उसको आप हटा दें और नई से पीडीएफ डाउनलोड कर लें। ये रही पीडीएफ की लिंक, इसे जब आप डाउनलोड करोगे तो इस तरीके की आएगी। वही सब चीज़ है इसमें भी, ठीक है ना। इसमें भी देखो दिखा रखा है, अगर आप इसमें पढ़ोगे
आप देखो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, कोड लिखे हुए हैं जॉब के, और ये आगे दिखा रखा है जैसे कि ये देखो, थोड़ा सा जूम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। अब आप वैसे देख लो, नीचे से देखो, बॉक्स मेकिंग मशीन ऑपरेटर, जो ऑपरेट करता है बॉक्स मेकिंग, पिकर जो उठवाता है बॉक्स को, आयरन स्टील फिटर, इलेक्ट्रिकल असेंबली, ग्लास बैंगल्स मेकर, ठीक है ना, चूड़ी वगैरह बनाने वाले। तो टोटल मजदूर के लिए है ये, क्योंकि इसमें बता रखा है कि भाई मजदूरों के लिए है। सबसे ऊपर भी आता है ई श्रम के नीचे, असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस है, ये नेशनल है भाई ये, ठीक है। अभी आपने देखा होगा, ये हमने न्यूज ली है आपको थोड़ा समझाने के लिए। इसमें लिखा है 3 अक्टूबर 2020, तो 3 अक्टूबर 2020 की ये न्यूज है। इसमें बताया है, देखो आपको थोड़ा सा इसे बताएं, इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया कि पेंशन पाने का फॉर्मूला लगाया, जीवित पति को स्वर्गीय बनाया। ये किसी गांव की बात है। तो क्या हुआ, वहां पे एक ने ऐसा नहीं करा, वहां पे लगभग आधे गांव ने ये चीज करा। मतलब सब उन्हें पता चला कि भाई अगर किसी का पति गुजर जाता है तो उस जो औरत है, जो विधवा होती है, उसको सरकार जो है पेंशन देती है, उसकी पेंशन बंध जाती है, हर महीने कुछ पैसे आते हैं। तो उसने जो है मृत्यु प्रमाण पत्र बना के पति का और लगवा दिया। अब इस तरीके से जब उसके पैसे आने लगे तो बाकी के ने भी देखा कि भाई हम ऐसा क्यों नहीं करवा रहे, तो बहुत से ने, मतलब लगभग आधे गांव ने वो चीज़ करवा दी। और उनका बाद में मतलब उसमें जो जो भी चीज़ें आई, जब इनकी इंक्वायरी बैठी तो बहुत ज़्यादा चर्चा में ये चीज़ रही है। आप इस चीज़ को जाके खुद से पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप जो बिना समझे ये चीज़ बनवा रहे हो ना, जो ई श्रमिक कार्ड बनवा रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आपको पता है भाई, देखो एक चीज़ बता रहे हैं आपको, क्लियर कर दें। आपने इसमें सबसे पहले आधार कार्ड, आपका फोन नंबर मांगेगा और आधार कार्ड मांगेगा। आधार कार्ड लग गया, आधार कार्ड अगर लग गया तो सरकार को कितना टाइम लगेगा आपके बारे में जानने के लिए। आप सरकार को पता है आपके पास फोन नंबर है, उस फोन नंबर में आप 600 रुपये का 3 महीने में रिचार्ज कराते हो, उसमें आप इंटरनेट चलाते हो, आप ब्राउज कहाँ करते हो, सारा डेटा रहता है सरकार पे। अब सरकार फोन दे रही है जो कॉलेज वगैरह वालों के लिए, वो कॉलेज में आपका डेटा है, कॉलेज में स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है, स्कॉलरशिप पे आधार कार्ड लगाए, तो टीचर को एक सरकार को कितना टाइम लगेगा आपको पकड़ने के लिए कि आप मजदूर हो या पढ़ाई कर रहे हो। तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगने का। तो जितना गलती यहाँ पे ये लोगों ने करी है, उतनी ही गलती आप लोग कर रहे हो बिना सोचे समझे इस चीज़ को बनवाने की। ई श्रम कार्ड के लिए ये है भाई जी बिजनेस की वेबसाइट। देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इसमें कुछ चीज़ें सही हैं लेकिन कुछ चीज़ें इन्होंने समझते हुए भी गलत लिखी हैं, जिसकी वजह से लोग मिसगाइड भी हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कैफे वाले भी बोल रहे हैं कि भाई अगर आपके घर में 5 जने हैं तो पांचों के बन जाएंगे। और इतने ज़्यादा मात्रा में भरे जा रहे हैं फॉर्म, इतनी ज़्यादा संख्या में भरे जा रहे हैं कि भाई वेबसाइट तक बिजी पड़ी हुई है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं कि भाई हमारा अगर भरे बिना वेबसाइट बंद हो गई तो पड़ोसी के आ जाएंगे पैसे, हम रह जाएंगे। तो ऐसा है कि गाइडलाइन, इसमें बताया है कि गाइडलाइन के मुताबिक यह कार्ड सिर्फ असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे मजदूर, कृषि श्रमिक और भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए है। भूमिहीन कृषि श्रमिकों, ये वर्ड लिखने की जरूरत क्यों पड़ी है? अगर मान के चलो मेरे पापा की जमीन है, 10 बीघे मान के चलो जमीन है, और मेरे पापा क्या है, किसान है, तो मैं अपने पापा का नहीं भरवाऊंगा इसे। क्यों? क्योंकि मेरे पापा किसान है। मेरे पापा, अगर कोई आदमी मेरे पापा के खेत में काम करता है तो वो मजदूरी करता है, मेरे पापा उसे पैसे देते हैं, तो वो किसान को बनाना है, क्योंकि वो है असंगठित मजदूर, मेरे पापा मालिक हैं खेत के। तो किसान का ऐसे इस तरीके से नहीं बनेगा, ये किसान का लेबरर का भरा जा रहा है कि लेबरर मतलब मजदूर, आप हो मालिक खेत के, ठीक है। तो ये चीज हो गई। आगे देखो, भूमिहीन कृषि श्रमिकों, इसमें इसीलिए लिखा है क्या कि जिनकी भूमि नहीं है, जिनकी जमीन नहीं है, असंगठित क्षेत्र के लोग जिनकी उम्र 16 साल से लेकर 59 साल के बीच है, ऐसे ही लोग यह कार्ड बनवा सकते हैं। ऐसे लोग जो ईपीएफओ या ईएसआईसी, मतलब ईपीएफओ तो आपको पता है, पीएफ हो गया, प्रोविडेंट फंड जिनका कटता है, वो नहीं बना सकते। ईएसआईसी होता है, मान के चलो आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हो और जो वहाँ से कार्ड बनता है ना, मान के चलो आपके परिवार में किसी को कुछ हो गया, हॉस्पिटल में वो ले जाते हैं, उनके कुछ बंधे हुए जो है हॉस्पिटल होते हैं कि भाई वो कार्ड दिखाओ और कुछ छूट मिल जाएगी, या फिर सारा का सारा जो खर्चा है वो आपकी कंपनी ले लेगी। उसमें कुछ ही अमाउंट आपकी सैलरी से काट लिया जाता है, जिससे कि आपको जो है आने वाले टाइम में बेनिफिट मिल सके। कुछ बहुत सारे बेनिफिट होते हैं इसके कार्ड के। तो ईएसआईसी वो है। तो इसमें बोला है कि अगर इनका आपको लाभ मिल रहा है ऐसी प्राइवेट कंपनी में, तो मजदूर नहीं काउंट होने के।
उन्हें इसका फायदा नहीं मिल सकता है। अब दूसरी चीज इन्होंने देखो, इन्होंने कहा स्टूडेंट के लिए नहीं बनवा सकते श्रम कार्ड। अब इन्होंने पहली लाइन तो सही लिखी है, ऐसे स्टूडेंट जिनकी उम्र 16 साल से कम है इस कार्ड को नहीं बना सकते। बाकी ऐसे स्टूडेंट जिनकी उम्र 16 साल या इससे ज़्यादा है सभी स्टूडेंट यह कार्ड बनवा सकते। तो ये लाइन बिल्कुल गलत है कि 16 साल से उम्र अगर स्टूडेंट हो तो बना सकते हैं। आगे देखो इसमें क्या लिखा है, ई श्रम पोर्टल और कार्ड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। इस सरकारी डेटाबेस में पीएम श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब इसमें भाई यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। असंगठित कामगार इस डेटाबेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। श्रम मंत्रालय ने ई श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए लगभग 404 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। देखो, हम आपको पता है हम भी अपना कैफे चलाते हैं, हमारे पास भी बहुत से लोग आते हैं। स्टूडेंट को हम क्लियर मना करते हैं, लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे आते हैं कि भाई तुम भर दो, हम तो तुम्हें पैसे दे रहे हैं। ऐसे में क्या कर सकते हैं, हम भर देते हैं, उनका कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप कह रहे हो तो। हालांकि वेबसाइट इतनी ज़्यादा बिजी है कि पॉसिबल नहीं हो पाता कभी कभी, लेकिन अगर ज़्यादा कोई बोलता है कि भाई हमारा काम है समझाना, लेकिन भाई वो बोलता है भाई हम पढ़ो बराबर में से करा लेंगे, तो फिर क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, हमारे पास ऐसे कॉल आते हैं कि भाई मेरे पापा का भर दो, मेरे भाई का भर दो। लेकिन वही चीज़ है ना कि जिनका ये चीज कटती है, मान लो भाई प्राइवेट कंपनी में है, मजदूरी मानो, लेकिन अगर ये चीज कट रही है तो क्या कर रहे हैं, वहां पे ऑप्शन आता है जब आप वेबसाइट पे जाते हो, यस आता है, नो आता है, ऐसे टिक लगाना पड़ता है, उसे नो की तरफ लगाना पड़ता है। अगर आपने यस कर दिया ना इधर ईपीएफओ या फिर, तो लिखा आ जाएगा कि आप इस फॉर्म को भरने के एलिजिबल नहीं है। तो ये चीज है। अब ये थोड़ा सा और डिटेल देख लो इसकी। ई श्रम कार्ड कौन कौन बनवाए, एक किसान बनवा सकता है जो डेली मजदूर है, डेली लेबरर है, लेबर एवं मजदूर, कहीं और मजदूर करता है, कोई दिहाड़ी करता है, कहीं पे किसी का मकान बन रहा है, ईंट ढोता है, या फिर जो है ठेला चलाता है, ये सब चीज़ें। दुकानदार अगर कोई है, ठीक है, कोरोना का नाम लेना सही नहीं, लॉकडाउन अगर लग जाता है तो मान के चलो कोई दुकानदार है तो उसका दुकान बंद हो जाएगी वहाँ पे उस टाइम पे, कुछ टाइम के लिए, तो उस टाइम पे कमाएगा कहाँ से वो, तो सरकार उनका ध्यान रखेगी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक और कौन कौन नहीं बनवा सकते, विद्यार्थी नहीं बना सकते, पीएफ का पैसा जमा करने वाले, ईएसआईसी वाले और सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले, ठीक है ना। कुछ बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जब फॉर्म वो भरते हैं, भाई फॉर्म कौन सा भरा आपने, आईएएस का, उसमें आधार कार्ड मांगता है वो, आईएएस के फॉर्म के लिए यूपीएससी आधार कार्ड मांगती है, एनडीए के फॉर्म में आधार कार्ड मांगती है, एनडीए में और सीडीएस में तो आधार कार्ड के बिना निकलता तक नहीं है प्रिंट, वो तो पासवर्ड भी आधार कार्ड को माना जाता है। आपने भर दिया, फॉर्म भी भर दिया आपने ये वाला कि भाई मैं मजदूर हूं, और उधर आपने भर दिया कि मैं वो तैयारी कर रहा हूं, अब नेशनल पे डेटा चढ़ जाएगा कि भाई ये बच्चा तो मजदूर है या फिर श्रमिक है या फिर ठेला खींचता है और जॉब लगवाने के लिए जा रहा है भाई वो अपना यूपीएससी में। तो वहां पे इन्हें दिक्कत आ सकती है। आप लोग कमेंट में पूछोगे कि हमने बनवा लिया है, हम डिलीट कैसे करें और हमें क्या दिक्कत आ सकती है। तो भाई इसमें क्या दिक्कत आ सकती है ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ है। कुल मिला के फ्रॉड तो हुआ है, लेकिन आपने बिना समझे करा है, तो अब बहुत सारी संख्या ने बिना समझे करा है। तो ऐसे में हो सकता है कि सरकार ये बोल दे कि भाई ये रही लिंक, जिन्होंने अनजाने में कर दिया कि भाई सिंपल सा प्रोसेस था, बिना सोचे समझे फोन से कर दिया, ठीक है। तो मतलब ये चीज यार सोचने वाली बात है। आप कर रहे हो आईएएस यूपीएससी की तैयारी और आपने एक फॉर्म, मतलब गांव में आपके जा रहे हैं फॉर्म भरने वाले, और आपने जाके ऐसे ही अपने आप खुद से भर लिया, आपने पूछने की जरूरत नहीं समझी, आपने सर्च नहीं करा। सबसे ऊपर वेबसाइट जब आप खोलते हो तो वेबसाइट पे सबसे ऊपर आता है लिखा हुआ असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस। इस चीज को देखे बिना ही आपने इसमें कर लिया भाई कि भाई पैसे मिलेंगे, तो ये चीज गलत चीज है, ठीक है ना। और जो आपने, अगर आपको हम बता रहे हैं, अगर देखो ये वेबसाइट इतनी बिजी चल रही है ना इस टाइम पे, ये देखो क्या लिख रहा है, द रजिस्ट्रेशन पोर्टल विल नॉट बी अवेलेबल ड्यू टू मेंटेनेंस। ये जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है ये मेंटेनेंस की वजह से अवेलेबल नहीं हो पाएगा 10:30 से 11:30 बजे के बीच में। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मतलब असुविधा के लिए माफी चाहते हैं। इतने टाइम के लिए, 1 घंटे के लिए ये बंद रखेंगे अपनी वेबसाइट को, खुलेगी नहीं, क्योंकि जो लोग इस पे अंधाधुंध करे जा रहे हैं तो उन चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ ये बोल रहे हैं, तो भाई थोड़ा सा देख के करना। अभी इस पे अगर आप जो हमने चीज़ें बताई, अगर आप उसमें से नहीं हो तो इस फॉर्म को नहीं भरना तो सही रहेगा, ठीक है ना। बाद में सरकार इसे डिलीट कर देगी। अब सरकार पेनल्टी तो कहाँ लगाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा इंडिया ही दिखा पड़ा है इसमें, और ज़्यादातर तो उत्तर प्रदेश के, ठीक है ना।
अब थोड़ा सा और देखें, ये ई श्रम कार्ड रद्द कैसे करें। देखो इसमें हमने एक चीज बताई, हेल्प डेस्क नंबर है 14434, इसमें आप कॉल वगैरह करके देखना। देखो जहां से हमने वेबसाइट पे लिया है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि संभवतः इस प्रक्रिया से आपका ई श्रम कार्ड रद्द हो जाए, लेकिन जब मैंने कॉल किया तो उधर से कस्टमर केयर वाले ने जवाब दिया कि अभी तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू है, कुछ दिन बाद ई श्रम पोर्टल पर कैंसिल करने का भी लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। यदि ऐसी बात ही आपको भी सुनने को मिलती है तो इसका मतलब है कि आपको कुछ दिन का इंतजार करना होगा, और जब तक पोर्टल पर ई श्रम कार्ड कैंसिल या डिलीट करने का ऑप्शन नहीं आ जाता। तो बहुत भारी संख्या में ये चीज़ें रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। अगर आपको अभी भी नहीं पता कि ये एक्चुअल में क्या चीज़ है, तो भाई एक योजना चली है, जैसे कि बेरोजगारी भत्ता है जो सरकार योजना निकालती है, उसमें जो लॉकडाउन जो लग जाएगा उसमें जो मजदूर हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, ऐसे नहीं कि भाई वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और घर से कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, सैलरी आ रही है, ऐसे जो कुछ भी नहीं कर पाएंगे वो मजदूर, ऐसे नहीं कि भाई मेरा 100 बीघे का खेत है, 50 बीघे का खेत है, तो वहाँ पे मैंने जो है चला जाता हूँ मैं निकल के जो परमिशन वगैरह लेके और जाके खेत में पानी वाली लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर भी मैं इस फॉर्म को भर रहा हूँ। तो इन लोगों को नहीं भरना है फॉर्म। वो जो आदमी मजदूर हैं और अगर लॉकडाउन लगने के बाद उनका जो है खाना पानी की समस्या बिल्कुल ज़्यादा हो जाती है। आप लोग खुद से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम किस वर्ग की बात कर रहे हैं। एक दुकान है, दुकान पे क्या है, एक मालिक बैठा हुआ है और एक आदमी को बोल रहा है कि भाई ये आदमी हमसे पूछा, हम गए लेने 100 ग्राम कुछ और 20 ग्राम कुछ, तो उसने एक लड़के को बुलाया कि छोटू 100 ग्राम ये और 20 ग्राम ये लेके आओ, वो लेके आ रहा है। तो ऐसे में अगर लॉकडाउन लग गया, दुकान बंद हो गई, मालिक साहब तो घर बैठे या फिर जहां मर्जी जो भी कुछ करें, कुछ अलग काम करें या जो भी चीज़ है, लेकिन वो छोटू जो था वो लड़का तो हो गया ना बेरोजगार। तो उसमें सारी चीज़ें ये चीज़ दे रखी है कैटेगरी में। पीडीएफ अगर आप चाहते हो तो अवेलेबल करा देंगे नीचे, तो उसमें आप देख लेना कौन सी कैटेगरी है। और अगर आपने फॉर्म भरवा लिया है तो फॉर्म अगर आपने भरवा लिया है तो जो फ्रंट साइड और बैक साइड होती है ना, बैक साइड में ऊपर देखना कि फॉर्म भरने वाले ने आपको क्या बनाया है, क्या उसमें लिखा है। ठीक है, ये चीज़ है। अब आगे हम और सवालों पे आते हैं। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो गया लेकिन जरूरी था। वो यूपी में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, वो इसलिए हमने थोड़ा सा वो क्लियर कर दिया। पिछली भी बहुत सारी वीडियो में क्लियर करा था, लेकिन ये लास्ट था, बस ये क्लियर कर दिया। अगर कोई पूछेगा तो भाई इस वीडियो को सजेस्ट कर देंगे कि शुरू में देख लो, अपना मौज लो फिर। ठीक है, यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2021-22, इसमें हमसे बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई हमारा स्टेटस हम कब देख पाएंगे। हम अभी तक भी वैसे तो फॉर्म चल रहे हैं, 10 तारीख लास्ट डेट है, 10 जनवरी, और शुरू में ही बहुत से बच्चों ने 2 महीने पहले ही फॉर्म भर दिया था। तो वो ये देख रहे हैं कि भाई जैसे सरकार ने भी बताया था कि जो बच्चों ने पहले भर दिया था, फॉरवर्ड वगैरह हो चुका है उनका फॉर्म, उनकी स्कॉलरशिप भेजनी चालू कर दी जाए। तो वो बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई स्टेटस को कैसे देखें। तो स्टेटस की फिलहाल कोई लिंक अवेलेबल नहीं है। हमने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है कि भाई 18-19 का स्टेटस यहाँ से चेक करें, 19-20 यहाँ से, 20-21 यहाँ से, और 21-22 का अवेलेबल सुन हम रेगुलर से चेक करते हैं। जिस दिन स्टेटस आ गया तुरंत वेबसाइट पर चिपका देंगे उसे, यहाँ से आप अपनी जो है स्टेटस देख सकते हो। दूसरी चीज, जो वेबसाइट है, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट के अच्छे जानकार हो तो यहाँ पे स्टेटस नाम से आता है। स्टेटस नाम के आगे यहाँ पे देखो सारी चीजें लिखी हुई है कि भाई 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 नहीं लिख रखा, ना ही हमने लिखा हुआ है वहां पे। ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरी चीज, स्क्रीन कभी कभी दिक्कत कर दी है यार फोन की, एक सेकेंड। अरे ऐसे गड़बड़ हो जाएगी भाई, दोबारा से सारा कुछ बोलना पड़ेगा, मेहनत डबल जा। कुछ टाइम के लिए शायद रुक गया है। तो अभी भाई एक ये स्क्रीनशॉट हमने दिया है, जब आप अपने फॉर्म को लॉगिन करोगे ना तो 2 आपको लिंक बता रहे हैं। एक तो ये लिंक है, आवेदन पत्र की स्थिति जानने के लिए क्लिक करें। ये लिंक आती है, फिलहाल आई नहीं है, लेकिन जब आप इस पर क्लिक करोगे तो वो लिंक खुल जाएगी, और यहीं से लिंक का जो लिंक होती है ना वो वहां पे लगा दी जाती है बाहर की तरफ, या तो यहां पे आएगी देखने के लिए, या फिर ऊपर की तरफ जहां पे ये लिखा होता है ना कि रजिस्ट्रेशन संख्या, इसके तुरंत ऊपर आएगी ये लिखी हुई है, आवेदन पत्र की स्थिति जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। मतलब या तो नीचे आएगी या ऊपर। तो यहां से आप रेगुलर चेक करते रहना। मान के चलो जिस दिन आपको यहाँ पे दिख जाएगी उस दिन ही आपको यहाँ पे भी दिख जाएगी, और उसी दिन हम वेबसाइट पे भी लगा देंगे। फिलहाल आप कॉलेज से पता कर सकते हो बस। ठीक है, अब थोड़े से सवाल इसके ले लेते हैं। बीए, एमए, एमएससी और भी जो भी क्लास हैं, रेगुलर एग्जाम फॉर्म उनके कब आएंगे? भाई आपके एग्जाम फॉर्म कब आएंगे ये पता चलेगा आपको लगभग 15 जनवरी के आसपास तक पता चलने की संभावना है। एग्जाम फॉर्म कब आएंगे इसका नोटिस आ जाएगा। बीए, एमए, बीबीए, एमबीए एटसेट्रा प्राइवेट एग्जाम फॉर्म
ठीक है। सॉरी, ये प्राइवेट नहीं होते, लेकिन हमने ये लिख दिया प्राइवेट एग्जाम फॉर्म। जो भी क्लास है BA MA वगैरह, प्राइवेट एग्जाम फॉर्म कब आएंगे इनके भाई प्राइवेट एग्जाम फॉर्म आएंगे लगभग सबसे लास्ट में, जनवरी के लास्ट में आएंगे, ठीक है। अब भाई CCS यूनिवर्सिटी बैक फॉर्म की क्या अपडेट है भाई? बैक फॉर्म कभी भी आ सकते हैं, मान के चलो हमने वीडियो डाली, हमने अभी बता दिया कि 2-3 दिन में आ जाएंगे, और हमने जो वीडियो डाली है और साथ के साथ तुरंत ऐसा भी हो सकता है कि आ जाएं। जब आप वीडियो देख रहे हो तो आपको पता चले कि भाई बैक फॉर्म आ गए या नोटिस कोई आ गया, ठीक है ना। जैसे ही कोई अपडेट आएगी हमारी वेबसाइट ऑनलाइन फॉर्म इन्फो तुरंत से अपडेट कर देंगे, ठीक है ना। तो वो चेक करते रहना, कभी भी आ सकते हैं। अब भाई BBA और MBA की भी बात कर लें। BBA क्या है? ये सेमेस्टर कोर्स होता है, BBA और MBA वगैरह। तो इनके भाई जो एग्जाम फॉर्म होते हैं, ओल्ड सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म चल रहे हैं, मतलब 3, 5, 7 फर्स्ट के नहीं चल रहे, क्योंकि जिनका अभी एडमिशन हुआ है ना, उनके नई शिक्षा प्रणाली के तहत हुआ है, तो उनके एडमिशन फॉर्म बाद में आए, सॉरी उनके एग्जाम फॉर्म बाद में आएंगे। अब इस चीज़ को देखते हुए, नोटिस को देखते हुए बहुत से बच्चे कॉल कर रहे हैं, मैसेज वगैरह कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि भाई BA है मेरा और क्या मेरा 3rd ईयर है, ओड हो गया 3rd, तो क्या मैं भी भर सकता हूं? तो भाई वो सेमेस्टर के लिए है, जो फिलहाल चल रहा है, जो नोटिस चल रहा है सेमेस्टर के लिए, ईयर वालों के लिए नहीं है। तो 3rd ईयर है, आप 2nd ईयर हो, 3rd ईयर हो, 1st ईयर हो, तो आपके चले ही नहीं है, तो आपका शायद 15 से 20 तारीख के आसपास जनवरी में आने की संभावना है। जैसे ही आएगा आपको बताएंगे। एक चीज़ और आपको इसमें बताएं, जब हमने इस चीज़ को चेक करा तो एग्जाम फॉर्म तो चल गए, लेकिन बीच में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसमें भाई लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखो, ये बैक फॉर्म भी दिखा दिए इन्होंने कि बैक फॉर्म भी चल रहे हैं। बैक फॉर्म भी आप भर सकते हो, इसमें एक्स स्टूडेंट भी भर सकते हो, एक्स स्टूडेंट, ठीक है। ओल्ड सेमेस्टर के लिए, बस इनके लिए है ये। अगर यहाँ पे UG लिख रहा है, सेमेस्टर लिख रहा है, तो BA नहीं आने का, इसमें ईयर वाले नहीं आने के। अब ये हो गया। अब हमने जब बैक देखा तो हमने सबसे पहले भाई जिज्ञासा हो कि भाई बैक का देखते हैं क्या मैटर है। तो जब हमने बैक पे क्लिक किया तो भाई देखो BA ऑनर्स सेमेस्टर वाइज दे रखे हैं, ओल्ड सेमेस्टर बस। BA LLB 5 सेमेस्टर होते हैं, वो सब के सब ओल्ड सेमेस्टर दे रखे हैं। इस तरीके से सब चीज़ें दे रखी हैं। अगर हम सिंपल जो फॉर्म चल रहे थे एक्चुअल में उनको देखें तो भाई वही फर्स्ट सेमेस्टर को छोड़ के बाकी सब ओल्ड सेमेस्टर चल रहे थे, जैसे हमने पिछले नोटिस में आपको समझा दिया था। अब कुल मिला के भाई जो ये झोलझाल हुआ है, जहाँ पे दिखाया उन्होंने कि बैक फॉर्म भरे जा रहे हैं भाई, तो हमारा दिमाग थोड़ा सा, हमारा माथा ठनका कि भाई क्या एक्चुअल में चीज़ है ये। हमने वेबसाइट खोली, वेबसाइट खोलने के बाद नोटिस पढ़ना शुरू करा। फाइनली जब हमें भाई नोटिस मिला ही नहीं कि बैक का फॉर्म आए हैं, हमने वेबसाइट पे सर्च कर लिया बैक लिख के, तो 0 रिजल्ट आए। तो बैक लिखा हुआ इस नोटिस में, जो आपको देख पाओगे 21 तारीख है शायद, हाँ 21 दिसंबर है, 21 दिसंबर से 1 जनवरी तक के सारे नोटिस हैं, सिवाय बैक फॉर्म। बैक फॉर्म मतलब इस पूरे पेज में बैक नहीं लिखा हुआ। अगर बैक लिखा होता तो यहाँ पे लिखा जाता कि कितनी बार बैक लिखा हुआ है और हम कौन से नंबर के बैक वर्ड पे हैं। तो इसमें पूरे के पूरे फॉर्म में बैक नहीं लिखा हुआ है। हालांकि जो वेबसाइट पे दिखाया हुआ है ये रियल है, ऑफिशियल है। अगर आप मान के चलो BA LLB 9th सेमेस्टर में बैक लगी हुई है, आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ है आप, लेकिन ऐसा है कि अगर मान के चलो आप एक तो भर रहे हो अपना एग्जाम फॉर्म मेन वाला और एक भर रहे हो बैक फॉर्म, तो ऐसे में अगर 2 फॉर्म भरोगे तो कॉलेज वालों से पता कर लेना, पहले जानकारी इसकी ले लेना, फिर जाके आप अपना फॉर्म भरना। क्योंकि ये बताया जाता है कि 2 फॉर्म भरते हो तो सही नहीं होता है, तो कॉलेज से पहले जानकारी ले लेना, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपकी। अब आता है भाई टैबलेट या स्मार्टफोन की क्या अपडेट है। अभी थोड़ी देर पहले एक भाई का कॉल आई थी हमें, तो उसने बोला कि भाई टैबलेट के फॉर्म भरे जा रहे हैं क्या, और आप भर दोगे क्या। तो भाई टैबलेट के ऐसे सवाल जो हमने अभी आपको बताया, बहुत सारे सवाल आते हैं, हालांकि अभी कम हो गए हैं, लेकिन फिर से आपको थोड़ा सा क्लियर कर दें। तो भाई जो बच्चे एडमिशन ले रखा है जिन्होंने कॉलेज में, उन सभी को टैबलेट या स्मार्टफोन मिलेगा। डजेंट मैटर कि वो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, बस वो होने चाहिए किसी क्लास में, उनकी क्लास चल रही हो किसी कोर्स में। और ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने पेपर दे दिया है और रिजल्ट की तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट आएगा भाई उनका, उन्होंने और कहीं एडमिशन नहीं लिया है, तो ऐसे बच्चों को नहीं मिलने का जिन्होंने पेपर वगैरह दे दिया। ये किनको मिल रहे हैं? उन रेगुलर क्लास वाले बच्चों को मिल रहे हैं, प्राइवेट को नहीं मिल रहा है, रेगुलर क्लास वाले बच्चों को मिल रहे हैं। मान के चलो जिसका फाइनल ईयर है उन्हीं की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर वालों को तो मिलेंगे, सेकंड ईयर को भी मिलेंगे। हालांकि अभी जल्दी में अपडेट ये भी आई थी कि बस फाइनल ईयर वालों को मिले, तो ऐसा नहीं है, वो तो लखनऊ में बुलाया गया था, ठीक है ना, कि भाई फाइनल ईयर वालों को बुला ले तो उनको शुभारंभ हो जाएगा थोड़ा सा फोटो वगैरह के लिए, ठीक है ना। तो अभी ऐसा है कि जो बच्चे हैं, जो मतलब आपको कहीं पे फॉर्म वगैरह नहीं भरवाना है, कहीं भी नहीं भरवाना है। आपको क्या करना है कि फाइनल ईयर वालों की हम अभी बात कर रहे थे कि भाई फाइनल ईयर वालों का क्या है। तो भाई मान के चलो फाइनल ईयर में आप हो, तो फाइनल ईयर में आपने एडमिशन ले रखा है, आपकी क्लासेज चल रही हैं,
और अभी तो खैर शीतकालीन अवकाश घोषित कर रखा है 1 तारीख तक। पहले 4 तक नोटिस आया था, लेकिन फिर 27 से 1 तारीख तक बता दिया। अब ये नहीं पता कि 1 तारीख तक होगा, 4 तारीख तक होगा। तो अभी शीतकालीन अवकाश है, लेकिन शीतकालीन अवकाश होने के बाद आपकी क्लास चलेगी कॉलेज में, उन बच्चों को मिलेगा। अब मान के चलो शीतकालीन अवकाश 4 को चल जा रहा है, 4 की बजाय 10 को जाए, जिन बच्चों पे फर्क नहीं पड़ रहा है कि भाई क्लास ही नहीं चल रही है हमारी और हम पेपर दिए बैठे हैं, तो आपको नहीं मिलने का, ठीक है। जो बच्चे अब पेपर देंगे इस बार मार्च अप्रैल या जब भी, तो उनको मिलेगा ये, ठीक है। एमपी पुलिस के एडमिट कार्ड के लिए कमेंट आ रहे हैं कि भाई हम जब डाउनलोड करना चाहते हैं तो उस पर 404 एरर दिखाता है। 404 एरर इसलिए दिखाता है क्योंकि जब आप कोई लिंक पे क्लिक करते हो और जिसने वो लिंक डाली है उसने वो लिंक वहाँ से हटा ली है, तो तब 404 एरर देता है। लेकिन ये वेबसाइट की कमी है जिस पे आप देख रहे हो, आप हमारी वेबसाइट से चेक कर सकते हो। हमने यहाँ पे लगा दिया है, ये लिंक लगा दी है नीचे, ठीक है। ये लिंक हमने लगा दिया नीचे, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे खुल जाएगा कि यहाँ पे 13 डिजिट का आप एप्लीकेशन नंबर डालो, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालो और यहाँ पे इन दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई गुणा करके यहाँ पे लिख दो और सर्च कर दो, आपका दिखा देगा, ठीक है ना। तो ये है, वेबसाइट पे आप चेक कर लेना। इसके अलावा जीडीएस की कट ऑफ आ गई है भाई। हमने लगभग आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में टाइम लिया है इस चीज को एनालाइज करने के लिए। 137 के आसपास पेज है। सारे पेज को एनालाइज करके हमने मिनिमम जो है कट ऑफ निकाली है कि कितने पे कट ऑफ गई है। जनरल कैटेगरी का 95% से नीचे नंबर नहीं है। अगर आपके 94% है तो मत देखना, इसमें लिस्ट में सर्च कर लेना आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से। जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर D54FB इस तरीके से कुछ होगा, ठीक है ना, इस तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो सर्च कर लेना। लेकिन 95% पे मेरिट लगी है जनरल की, ये 10वीं पे लगी है। 10वीं से भरे जाते हैं जीडीएस के फॉर्म। तो अभी भरे गए थे फॉर्म 23 अगस्त से 22 सितंबर 2021 में 4845 इसमें पोस्ट थी। तो जनरल की 95 पे लगी है, एसटी की आपकी 90.25 पे लगी है, ओबीसी की 91.33 पे लगी है, जनरल में ईडब्ल्यूएस जिन्होंने लगाया उनकी 91.2 पे लगी है, एससी कैटेगरी की 86.6 पे लगी है और पीडब्ल्यूडी की मतलब जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है शायद उनके लिए ये बोला है पीडब्ल्यूडी, तो उनकी 84.6 पे लगी है, ठीक है। इस लिंक पे क्लिक करके आप इस मेरिट को डाउनलोड कर सकते हो। मेरिट को भी आपको दिखाएं तो आपको दिखा रहे हैं अभी, ये भाई मेरिट है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे। देखो भाई, हम आपको बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, हमने जिस तरीके से क्या होता है, मान के चलो हमारे पास फॉर्म आते हैं भरने के लिए। तो पिछली बार क्या हुआ था, जैसे किसी लड़की का फॉर्म था, जब कोई फॉर्म को दे जाता है और उनका फ़ोन नंबर नहीं मिलता है, कुछ पूछना होता है क्योंकि ओटीपी जाता है इस पर, तो क्या करते हैं हम अपना नंबर डाल देते हैं क्योंकि फॉर्म नहीं रहना चाहिए। ऐसे में हमने एक लड़की के फॉर्म पे अपना नंबर डाल के कंप्लीट कर दिया, लास्ट डेट थी और फॉर्म भरना जरूरी था, तो हमने भर दिया वो फॉर्म। तो उस लड़की के नंबर अच्छे थे, तो हमारे पास कॉल आती है जब ये इस तरीके से पिछली बार जो मेरिट वगैरह की लिस्ट आती है कि भाई आप हमें इतने, आप जानते हो वो लड़की कौन है। मैंने कहा हाँ बताओ। हालांकि मुझे नहीं पता था कि वो कौन लड़की थी, लेकिन बात करने के लिए कि भाई एक्चुअल में बात क्या है, अगर जरूरी होगी तो हम उसको बताएंगे, फिर किसी तरीके से जानकारी निकलवाएंगे। तो बताता है कि भाई आपका नंबर उस लिस्ट में आ जाएगा, आपको इतने रुपए गूगल पे करने होंगे और हमारे आपके बीच की बात रहेगी, किसी को बताना मत। तो भाई इस तरीके से ये जो गैंग होता है ये एक्टिव रहता है। हमने ये चीज़ लिखी है और आपके फ़ोन पे भी मैसेज आएगा इस चीज़ का जो हम अभी आपको बता रहे हैं। तो किसी को पैसे वैसे मत दें। जो फाइनल लिस्ट आनी थी वो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो आप। इसके अलावा जो पोस्ट हैं आपकी उसके हिसाब से आप देख सकते हो। आपको थोड़ा सा और इसके बारे में बताएं। अब ये मेरिट है भाई, इसमें अल्फाबेटिकली ये दे रखी है कि पहले आगरा आएंगे, फिर अलीगढ़ आएंगे, फिर उसके B-C-D-E इस तरीके से हैं। अब इसमें बताया कि एससी कैटेगरी की 95 पे लगी है। एक भाई है हमारा जानकार, उसने हमें फ़ोन किया, उसके 95% है। हमने सारे में ढूंढा भाई, नंबर नहीं है। एक लड़की का फ़ोन आया, उसने कहा मेरे 10 CGPA है। 10 CGPA का मतलब क्या है, 10 × 9.5 = 95। उसका भी नंबर नहीं है। सर्च कर लिया हमने भाई, नाम भी सर्च कर लिया, सब चीज़ें कर ली। अब कुल मिला के बात क्या हो रही है, देखो ये फार्म थे भाई 18 से लेकर 40 साल की उम्र तक के अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, मान के चलो जो 18 साल का बच्चा है उसके 95% है और वैकेंसी है 20। तो एक है भाई 30 साल का बच्चा, 30 साल का जो अभ्यर्थी है उसके हैं 15। तो 15 ऐसे बच्चे हैं जिनके 95% हैं, ठीक है। 30 साल उनकी उम्र है और 5 बच्चे ऐसे हैं, 5 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके 40 साल उम्र है
तो जो जिनकी ज़्यादा उम्र है उनको लिया जाता है इसमें, मतलब उनकी जो है अब मतलब एक तरीके से लास्ट उम्र को मानते हुए इनको लिया जाता है, ना कि वो 18 साल को, क्योंकि उसके पास बहुत सारे मौके हैं। ठीक है, तो इस यही चीज़ देखते हुए, या फिर अधिमानी अर्हता की भाई मेरे पास एनसीसी थी, मेरे पास ये सर्टिफिकेट था, वो सर्टिफिकेट था, तो इनको भी प्रायोरिटी मिलती है। तो ये तरीका रहा है। अगर आपका इसमें नहीं आया है और मेरिट के अंदर हो आप, तो ये कारण हो सकता है। और एक चीज़ और आपको बताएं, हमने इस चीज़ में और चीज़ देखी है। मान के चलो हमने ये जो स्क्रीनशॉट लिया इस तरीके से लिया है कि भाई आगरा 117 पेज तक है, आगरा यहाँ 117 पेज तक आगरा है, इसके बाद अलीगढ़ चल जाएगा। तो आगरा के अंदर जितनी वैकेंसी थी 95%, 96%, तो इसके अंदर देखो सबसे लोवेस्ट कितने पे गई है। तो इस तरीके से कम हो सकती है, लेकिन हमने जो कैलकुलेट करके लिखी है कि कम से कम 95, तो एग्रीगेट करा है हमने। जितने भी जगह थे, जितने भी जगह के थे, वो सारे के सारे कैलकुलेट करके एक जगह पे लिख दिए हैं कि इससे कम तो है ही नहीं। आप किसी भी स्टेट के हो, अगर आपके 94% हो जनरल कैटेगरी, तो मत देखो। वैसे आप चेक कर सकते हो, चेक करना भी चाहिए, ठीक है ना। अब अगले सवाल पे आते हैं कि सीसीएस यूनिवर्सिटी प्राइवेट फॉर्म। तो भाई ये हमने बता दिया आपको कि भाई प्राइवेट फॉर्म जनवरी के लास्ट तक आने की संभावना है। नोटिस इसका जनवरी में किसी भी टाइम आ सकता है। सीटेट के भाई 16 और 17 तारीख का, 16 तारीख का सेकंड शिफ्ट का और 17 तारीख के दोनों शिफ्ट के जो है पेपर हुए नहीं थे, पोस्टपोन कर दिए गए थे। फिलहाल अगर आप इसकी वेबसाइट ctet.nic.in खोलोगे तो उस पर यह नोटिस दिया हुआ है, जो कि 16 दिसंबर को डाला गया था। इसमें बस एक लाइन आप देख लो जिसमें लिखा हुआ है, मतलब कोई नया नोटिस नहीं है, इसमें लिखा हुआ है कि 17 दिसंबर का जो पेपर था, 16 तारीख का और 17 तारीख का जो पोस्टपोन हुआ था, उनकी नेक्स्ट डेट जो है वो जल्दी बताई जाएगी विद्यार्थियों को। फिलहाल कोई इसकी अपडेट नहीं है, तो अभी इंतजार करें। जैसे ही इसके बारे में कोई अपडेट आएगी तुरंत से सूचित करेंगे। अभी जो रिक्रूटमेंट है, जो फॉर्म वगैरह भरे जा रहे हैं, अगर आपका कोई छोटा भाई हो तो उसको बता दें कि भाई ये फॉर्म आप भर सकते हो, तो वो खुद से देख लेगा। बाकी उनके लिए भी जो भी फॉर्म चलते हैं, आर्मी की भर्ती आएंगी, जब भी आएंगी तुरंत सूचित करेंगे। बाकी हमारी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। एनडीए के फॉर्म चल रहे हैं जिन्होंने अभी 12वीं पास करी है या फिर 12वीं चल रही है उनकी। 12वीं में मैटर नहीं करता आर्ट है, साइंस है, पीसीएम है, क्या है, और 12वीं में पीसीएम है तो भी भर दोगे। मतलब इसके लिए अलग पोस्ट आपको मिलेगी, इसके लिए अलग पोस्ट मिलेगी। और 11 जनवरी लास्ट डेट है। इसके बीच में आपकी उम्र आनी चाहिए। फीस वगैरह का ये दे रखा है, 400 पोस्ट के लिए। यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो यहीं से, ठीक है। हमारी वेबसाइट पे है onlineforminfo.com पे। सीडीएस की बात करें तो भाई ये ग्रेजुएशन से फॉर्म होते हैं, और 11 जनवरी इसकी भी लास्ट डेट है। यूपीएससी के अंडर दोनों आते हैं, एनडीए सीडीएस, और ये इनकी ओटीए की एलिजिबिलिटी है कि इतने से इतने के बीच में होना चाहिए, और बाकी के लिए ये है, ठीक है ना। 341 पोस्ट के लिए है, ये इसकी फीस है, और बाकी ये भी अच्छा फॉर्म है, यूपीएससी के अंदर में आता है। एसएससी सीजीएल के फॉर्म चल गए हैं, ग्रेजुएशन इसमें मांग रखे हैं, और 23 जनवरी लास्ट डेट है। रात को 11:30 बजे तक ये वेबसाइट चलेगी। लड़कियों की और इस कैटेगरी की कोई फीस नहीं है, जनरल ओबीसी की फीस है। पोस्ट अभी कोई डिक्लेयर नहीं हुई है, 18 से 30 साल या फिर पोस्ट वाइज इसमें एज दे रखी है। कुछ में 18 से 27 भी है और कुछ में 18 से 30। तो फॉर्म अभी चल रहे हैं, 23 जनवरी लास्ट डेट है, भर सकते हो आप। ईएसआईसी के फॉर्म 15 जनवरी से शुरू होंगे। इसमें हमने एक गड़बड़ कर दी यहाँ पे। इसकी जो फीस है भाई, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों कैटेगरी की 500 रुपये फीस है, और एससी एसटी और हर कैटेगरी की फीमेल, इनके लिए 250 रुपये फीस है। अभी जाकर आप हमारी वेबसाइट पर चेक करोगे, हमने एडिट कर दिया था, हालांकि बस हमने शायद रिफ्रेश नहीं करा जब हमने इसका स्क्रीनशॉट लिया। तो वहाँ पे 500 रुपये जनरल ओबीसी, और 15 जनवरी से ये लिंक एक्टिव हो जाएगी। 18 से 27 और बाकी पोस्ट वाइज है। 15 फरवरी 2022 को आयोग की गणना करी जाएगी। 15 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, और 15 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होंगे। 3600 प्लस वैकेंसी है। 10वीं वाले भी भर सकते हैं, 12th के साथ टाइपिंग मांग रखी है, और ग्रेजुएशन वाले भी भर सकते हैं। पोस्ट वाइज देख लेना कौन कौन सी पोस्ट आपके लिए है। नाइलिट ट्रिपल सी का एडमिट कार्ड भाई जनवरी 2022 वाला आ चुका है। अगर आपका पेपर था जनवरी 2022 में, सॉरी, अगर आपने अगर आपने नवंबर में अपना फॉर्म भरवाया था ट्रिपल सी का, तो आपका नवंबर दिसंबर जनवरी में आपका पेपर आना था। तो ये उनके लिए हैं जिन्होंने नवंबर में फॉर्म भरवाया था। मैसेज भी आ गया होगा आपके पास, तो आप निकलवा सकते हो इसे, ठीक है। फर्स्ट ईयर प्रमोट, सेकंड ईयर फेल। हमने जब ये वीडियो लगभग कंप्लीट कर ली थी और हम इसे पब्लिश करने वाले थे, या फिर मान के चलो हम अपने जो अकाउंट है उस पर लेते हैं सारे स्क्रीनशॉट, तो एक भाई का ये सवाल आया। भाई ये सवाल यार बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, अब क्या बताएं। कॉलेज में अगर हम जाते हैं तो कॉलेज वालों को भी ये चीज़ क्लियर नहीं है। अब इस सवाल के लिए हम भी परेशान हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसका आंसर मिले। एक भाई था, वो बोल रहा था यूनिवर्सिटी जाएगा, लेकिन नहीं जा पाया।
अगर आप में से कोई भाई जाता है यूनिवर्सिटी तो थोड़ा सा अगर बात हो तो हमें बताना, क्योंकि बहुत से बच्चे इस चीज़ को परेशान हैं, और हम अगर जाएंगे तो हम आपको ज़रूर से बताएंगे। तो इसके लिए कोई भाई अपडेट नहीं है। हालांकि कॉलेज में ये बताना है कि भाई बैक फॉर्म आने दो, जब बैक फॉर्म आएंगे पता बताएंगे हम, लेकिन बैक फॉर्म भी आ गए हैं, हालांकि बिना किसी नोटिस के आए हैं, लेकिन बैक फॉर्म आए हैं। तो अब देखते हैं भाई क्या है क्या नहीं है। अब जब जो कॉलेज है खुल जाएंगे 1 तारीख या 2 तारीख को, 1 तारीख तक थी तो 2 तारीख को खुल सकते हैं, मतलब कल से, या फिर 4 को थी तो 5 से खुलेंगे। जैसे ही खुलेंगे हम जरूर से कॉलेज में जाके पता करेंगे, ठीक है। 2 का संडे है, 3 तारीख को जाएंगे या फिर 5 को, जैसे भी कॉलेज खुलेगा जाके आपको जरूर से इसकी अपडेट दे देंगे। तो ये वीडियो थी भाई, इसके ये लास्ट स्क्रीनशॉट है बस। तो इस वीडियो में अगर आपका कोई भी सवाल है कमेंट करना, कोशिश करें जितना जल्दी हो सके आपको आपके सवालों के रिप्लाई करने की। वेबसाइट onlineforminfo.com को एक बार दिन में चेक कर लिया करो, क्योंकि उस पर बहुत जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं हम सारी चीज़ें वहाँ पे लिख देते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक है, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे ही छोटी मोटी अपडेट हमें पता चलती है तुरंत से वहाँ पे हम या कोई भी हमारा एडमिन पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। तो भाई पहली बार हम बोले, देखो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इन स्लाइड्स को बनाने में, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी, मतलब आप देख सकते हो कितना टाइम लगा है। तो अगर आप कर सकते हो तो भाई एक लाइक कर लेना, तो थोड़ा सा मोटिवेशन हमें मिल जाएगा, क्योंकि पहली बार हम बहुत टाइम से वीडियो डाल रहे हैं। पहली बार हमें लगा है कि भाई हमने बहुत सारा काम अपना ख़राब करके ये वीडियो को बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है, ठीक है। तो ये था भाई, बाकी जो भी अपडेट आप मिलती रहेगी, आपके जो सवाल होते रहेंगे किसी भी तरीके से, हम सबको इकट्ठा करके वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। और बस यही था भाई वीडियो में।